हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। और चर्चा मैं कहां से शुरुआत करूंगा वो आज थोड़ी सी अलग है। आपके दिमाग के अंदर कल ना मंदी घुसा दी थी ऑपरेटर ने। कल आपके दिमाग में डाल दिया था मंदी है भाई साहब। यूक्रेन, रशिया, क्रूड ऑयल, यूएसए की मार्केट में डाउनफॉल, चारों तरफ डर का माहौल, अरे बाजार तो गिर जाएंगे। लेकिन कल हमारी वीडियो का शीर्षक था डोंट टेक पैनिक। और पैनिक में कभी कोई डिसीजन नहीं होता। कल मैंने एक जो है जिन लोगों को हम सलाह देते हैं उनमें से भी एक जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनको हमने बहुत बार मना किया था। आइडिया के बारे में भी, यस बैंक के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि मेरे किस तरीके का व्यू रहता है। वो मतलब इन्वेस्टमेंट टाइप भी करते हैं, ट्रेड भी करते हैं। और कल उन्होंने पैनिक में मेरे से बोला जी सर मैं बेच दूं। मैंने कहा अभी मत बेचो, बाजार जब ठीक हो जाए तो। लेकिन क्या होता है कि बाजार ना दिमाग में इतनी मंदी घुसा देता है कि भाई साहब आप किसी की नहीं सुनोगे, भगवान भी आके बोलेंगे ना आप नहीं सुनोगे। ऑपरेटर जो है इतना मतलब मजबूती के साथ आपको बाजार का जो रिएक्शन दिखाता है ना, आपको लगता है भाई साहब अब तो सब कुछ खत्म हो गया। कल शायद गिरावट देख के ऐसे ही लग रहा था कि भाई साहब पोर्टफोलियो हो गया खत्म। तो सब लोगों को पहले मंदी खिलाओ। जब सब लोग भयंकर मंदी करते हैं, मतलब मैं एक लॉजिक बताता हूँ। मान लीजिए बाजार 500 पॉइंट टूटा है निफ्टी, तो जो दिल होता है ना वो कहता है नहीं अभी चढ़ जाएगा, वो और तोड़ते हैं, एक तरफा तोड़ते हैं। शाम होते होते बाजार को जो लास्ट के आधे घंटे में गिराते हैं ना, आदमी सोचता है भाई साहब अब तो खत्म। मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि भाई साहब अब चलेगा। तो अगले दिन भी आदमी क्या खेलेगा, मंदी खेलेगा। दिन में 2 ढाई 3 घंटे मंदी खिलाई और ऑप्शन का गेम है, 2 दिन का गेम है। अब 2 दिन उनको बाजार ऊपर रखना है, बस 2 दिन ऑपरेटर को बाजार ऊपर रखना है। जिन्होंने भी ऑप्शन बेची है, पहले क्या बेची उन्होंने, वही पुट के प्राइस क्या बड़े थे ना कल, मतलब क्या मैं आपको बताऊं। और आज शाम को वो जितने बड़े थे ना सारे खत्म हो गए प्राइस। तो उन्होंने कल बढ़िया दब के माल बेचा है पुट में, बाद में ऊपर आ गया। फिर जो लोग ऑप्शन बेचते हैं भाई साहब उन्होंने कॉल बेची, भाई साहब उनको फंसा दिया। तो मंदी करने वाले को भाई साहब कल और आज में मिलाकर दाना डाला और फंसा दिया। जो लोग सोच रहे हैं कि बाजार अभी नीचे आएगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो गेम प्लान है उस गेम प्लान के हिसाब से यहाँ पर बाजार को शायद 2 दिन तक तो नीचे नहीं आने देंगे। फिर अगले हफ्ते की ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी जो है वो प्ले करेंगे। तो ये मेरा अपना मानना है कि अभी देखिएगा अब 2 दिन की बात है, फिर महीने की एक्सपायरी है, उधर जहाँ सौदे बने होंगे उधर चलेगा। और सबसे खास बात है अब इस पूरे गेम में ना, मैं आज आपको एक बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, बहुत बड़ा खुलासा आपके साथ कर रहा हूँ। ये जो चीज़ अभी बाजार में हो रही है ना, अब की यार जो है ना हमारे DIIs, मैं HNI इन्वेस्टर को भी नहीं ले रहा आज, जो DIIs जो चोट पहुंचा रहे हैं ना, DIIs वो बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं अब क्या यार, कुछ बड़े प्लेयर्स को और इवन FIIs को भी। कुछ FIIs को तो बड़ा अच्छे से चपेट में ले लिया। ये जो सारा गेम अभी हम देख रहे हैं ना, ये पहले FIIs खेलते थे और कौन फंसता था, रिटेलर, HNI और इवन DIIs को भी फंसा लेते थे वो। लेकिन इतनी सेलिंग होने के बावजूद, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार ऊपर सस्टेन करेगा, वो गिरा लेंगे बाजार को बाद में, बट अभी फिलहाल की स्थिति में DIIs ने फंसा रखा है। जनरली FIIs ये गेम खेलते थे, बाजार को बड़ा पैनिक क्रिएट कराते थे, फिर सब लोग बंदी कर देते थे, ये तेजी कर देते थे, और FIIs इस गेम के अंदर बड़े माहिर थे। अब उन्हीं के गेम के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि जो DIIs ने जो 4,000 करोड़ की बाइंग की है, वो भाई साहब क्या सरप्राइज कर दिया, नीचे से सारा माल उठा लिया और सबको जो है लपेट दिया। तो देखिएगा इसमें कुछ HNI भी मरे होंगे, आज रिटेल वाले भी मरे होंगे, जिनके अंदर ज़्यादा मंदी घुसी होगी वो। और बाजार को देखो गिराने के लिए क्या चाहिए, गिराने के लिए चाहिए शेयर्स। तो जिनके पास शेयर्स होंगे वही गिराएंगे। तो इंस्टीट्यूशन शेयर छोड़ेंगे नहीं, FIs छोड़ ले अपना शेयर, तो सारे FIs थोड़ी ना बेचेंगे। बहुत सारे FIs तो इन्वेस्टर भी हैं, ट्रेडर थोड़ी ना सारे। तो वो जो है DIIs का भी साथ देते हैं। तो FIIs भी बटे हुए हैं, ऐसा तो नहीं सारे FIs एक ही तरीके से खेलते हैं, बट मेजोरिटी FIIs सेल कर रही है, ये पक्का है। तो DIIs को भी जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है बचा रहे हैं। तो वो जैसे नीचे गए सारा माल उठा लिया उन्होंने, आ जाओ भैया। और वो उठा के आ रहे हैं, इंडेक्स को उठा रहे हैं, क्योंकि वो इंडेक्स मैंने कहा भैया LIC का भी IPO लाना है। तो हालांकि FIs देर सवेर बाजार को ला सकते हैं नीचे, मैं इस बात की मनाही नहीं कर रहा हूँ,
बट अभी गेम ना बड़े गेम चल रहा है, मैं आपको बताऊँ सारा गेम ऑप्शन का चल रहा है। कभी आपको लग रहा हो यार कोई नहीं बहुत आज फंडामेंटल तेज हुए, नहीं 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 नहीं, कोई 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 कल फंडामेंटल बहुत बड़ी गिरावट होगी, नहीं मैं नहीं मान रहा। अभी ये देखिएगा ये चल रहा है अभी, हाँ आपको बताऊँ फुल सट्टा चल रहा है अभी अभी क्योंकि मैंने आपको इसीलिए बोला पिछली वीडियो में भी, भाई साहब आपका पोर्टफोलियो बताओ ना, जो एफएनओ से बाहर के शेयर है उनमें बताओ ना, वो शेयर फंडामेंटल के हिसाब से डील कर रहे हैं। तो देखो उनमें पुल बैक ही नहीं आया, गिरते 8% है, चलते 3% है, 4% है। कोई चीज अगर 8% गिरती है, मान लीजिएगा 100 रुपए की चीज को आप 8% गिराएंगे 92, तो अब उसको दोबारा से 100 रुपए करने में 8% नहीं चाहिए, अब 9% चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा जो गिरती 8% है, चलती 4% ही है, ये सबसे खास बात हो रही है। तो ये ध्यान रखना ट्रेडर्स के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि ट्रेडर्स को तो पता नहीं बड़ा प्लेयर तो खेल जाएगा, तो ट्रेडर्स के लिए बड़ी तकलीफ हो रही है। वो तेजी खेलता है मंदी हो जाती है, मंदी खेलता है तेजी हो जाती है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए मैं आपको ये बोलूंगा भैया, जब गिरावट आ रही है चुनिंदा धीरे धीरे करके, एक बार में सारा माल नहीं खरीदना, एक बार में सारा माल बेचना भी नहीं चाहिए। मैं तो जो आपको हमेशा से सलाह देता हूँ, बाजार में कल की गिरावट हुई, आज भी बहुत सारे शेयर माइनस से बंद हुए हैं, या हुए हैं तो आधा %, 1%। तो आप अगर अब ये देखेंगे कि बाजार यहीं चलता रहा 5-7 दिन में, तो जो कल भाव थे या आज सुबह जो भाव थे उनसे भी 2-3% नीचे अगले हफ्ते आपको माल मिल सकता है। तो उन पर अपनी नज़र बना के रखो। फंडामेंटल थी अभी वो शेयर्स गिर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं गिरते रहेंगे, ये ध्यान रखना। जो फंडामेंटल साउंड शेयर्स हैं वो ठीक भी होंगे, लेकिन अभी क्रूड ऑयल जो है महंगा हो रहा है, उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, तो अगले 3-4 महीने हमारे ऊपर एक अच्छा खासा ओवरहैंग रह सकता है स्मॉल कैप और मिड कैप में। ये मैंने आपके साथ जो है डिस्कस किया था पीछे वीडियो में। आज निफ्टी के अंदर क्या बिहार नीचे से क्या ऊपर खींचा है, हालांकि निफ्टी में इतना नहीं हुआ गेम, सारा गेम ज़्यादा हुआ है बैंक निफ्टी में तो देखिए मजबूती रही सुबह से भी। अगर हम देखें कल का जो प्रीवियस क्लोज था 16842, आज 16842, तो वहाँ तो बाजार बेस ले गया था, उसी के आसपास एक बस आज का लो है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली निफ्टी तो प्लस ही रहा, लेकिन निफ्टी को कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहा था, और वो कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई साहब वो सैनिक वापस चले गए। हालांकि अभी यूएस की किसी एजेंसी ने कहा कि वो सैनिक सारे वापस नहीं गए हैं, ऐसी कोई हमारे पास कोई विश्वासपूर्ण जो है खबर नहीं है। लेकिन देखिए बाजार ने अपना गेम खेला था, कल जिन्होंने मंदी खेल रखी थी मंदी खेल गए, जिन्होंने आज तेजी खेल रखी थी तेजी खेल गए। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब 2 दिन बाजार को बहुत बड़ा मूव नहीं कराएंगे ऑप्शंस के सेलर, जब तक कि कोई बहुत बड़ी खबर ना आ जाए। ये जो आज कैंडल ऊपर गई है, तो अब ये एक पूरी रेंज है, इस पूरी रेंज में ही आप देखिएगा, तो ये इस रेंज को देखिएगा, ये वाली जो कैंडल है, तो इसी तरीके से बाजार रिएक्ट करेगा। नीचे जाएगा, हो सकता है कल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाए, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, बट कुल मिला के टाइम पास करना है बाजार को। 2 दिन तो कम से कम बाजार टाइम पास करने की कोशिश करेगा, बुधवार और बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार में लास्ट में 3 से 3:30 बजे हो सकता है कि किसी भी साइड एक स्विंग हो जाए 100-200 पॉइंट का, लेकिन उससे एवरेज प्राइस लगेगा। बट अभी मुझे पर्सनली कल के लिए लग रहा है कि टाइम जो है बिताना शायद बाजार को चाहिए। रिलायंस, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक। और आज देखिएगा खबर क्या थी, आज की मेन खबर थी कि बजाज फाइनेंस ने एचडीएफसी लिमिटेड की मार्केट कैपिटलाइजेशन को ओवरटेक कर लिया। तो ये बड़ा सरप्राइज, और ये सरप्राइज जो मैं आपके साथ 1.5-2 महीने पहले बात कर रहा था वो है ये। मैंने कल भी इसकी चर्चा की थी कि भाई साहब जब भी LIC का IPO आएगा तो लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज होगी, तो उसकी वजह से HDFC लाइफ, ICICI प्रू या SBI लाइफ जैसे शेयर्स में बिकवाली हो सकती है, या वो जो कंपनियां उनको होल्ड करती हैं। तो जैसे HDFC लाइफ में होल्डिंग सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो HDFC लिमिटेड की है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से HDFC लिमिटेड में आपने वीकनेस देखी। बट ये बड़ा सरप्राइजिंगली है कि अगर आप भी आज फंडामेंटल बेसिस पर भी अगर आप देखेंगे तो दोनों कंपनियां बड़ी दिग्गज हैं, बजाज फाइनेंस भी, HDFC लिमिटेड भी। लेकिन HDFC लिमिटेड जनरली होम फाइनेंस में है, जबकि बजाज फाइनेंस का बिजनेस डाइवर्सिफाइड है। लेकिन जो है HDFC लिमिटेड बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ग्रुप कंपनीज में ओन करती है, जो बजाज फाइनेंस के पास नहीं है उस लेवल की। तो कुल मिलाकर दोनों के पैरामीटर्स अलग हैं, लेकिन देखिए भाव भगवान है, आज भगवान जो है बजाज फाइनेंस पे मेहरबान है, तो इसलिए उसकी मार्केट कैप है। तो बट मेरा जो व्यू है दोनों पे न्यूट्रल है, लेकिन
फिर भी कुल मिलाकर बाजार में अगर गिरावट होती है तो एचडीएफसी लिमिटेड एक अच्छी बैट हो सकती है अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है और आप एक ब्लू चिप शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। तो एलआईसी के आईपीओ की जब लिस्टिंग हो तो हो सकता है उस समय तक आपको एक अच्छे भाव मिल जाए और उसके बाद जब चीज़ें ठीक हो जाए तो एचडीएफसी लिमिटेड में ज़्यादा गिरावट में जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है अगर यहाँ से 2-3% एचडीएफसी लिमिटेड और गिरता है। ये मेरे अपनी पर्सनल एडवाइस है, आप कोई भी निवेश करें तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए। मैं अपने एजुकेशनल पर्पजेस के लिए जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एडवांस डेक्लाइन देखिए, जहाँ पर गिरने वाले थे, सुबह गिरने वाले थे 1300 और चढ़ने वाले थे बेचारे 400 और शाम को बाजी पलट गई। ये देखिए, ये तो आ गए नीचे, ये आ गए ऊपर। क्या गेम खेला है। ये सब सीधे जो पॉइंट है, तो ये जो इनडिफरेंस पॉइंट है जहाँ पर किसी को पता ही नहीं चला कि कहाँ पर क्या हो गया, और वो जो आज लास्ट में 1-1.5 घंटे जो रैली हुई, मतलब एक सरप्राइजिंग थी। तो कल एक व्यूअर ने हमारे को मैसेज भी कर रखा है, मैसेज किया, सर आपने तो कल शॉर्ट काटे होंगे बहुत और आपके पास शॉर्ट पोजीशन होगी, आप इसलिए मुस्कुरा रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बात ये था कि हाँ थी कुछ शॉर्ट पोजीशन, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन कल मेरा जो है बर्थडे था तो भी मैंने आपके साथ जो है वीडियो शेयर की, और उसके अलावा जो हमारी अल्फा मेंबरशिप थी उसके भी 2 साल जो है पूरे हुए थे। तो कुल मिला के आपकी बहुत सारी विशेज़ आई, उसके लिए धन्यवाद। और आपका जिस तरीके से मुझे प्यार और स्नेह और सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ और आगे भी रहूँगा। और आप जिस तरीके से जो है, मैं तो कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ, जो प्यार भरे कमेंट्स आते हैं, जो सपोर्ट आते हैं, उसके लिए जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको करता हूँ। और जिन लोगों को मैं व्हाट्सएप पे या बाकी फेसबुक पे या बाकी जगह आपको जो है थैंक्स नहीं बोल पाया, मैं उन सब को जो है इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी लोगों ने जितनी अच्छी विशेष मुझे दी, जो आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा और आगे जो है आपका प्यार और स्नेह जो मेरे ऊपर बना हुआ है, उसके लिए जो मैं आपका कृतज्ञ हूँ और मैं उसके लिए आपको एक बार फिर से जो है धन्यवाद करता हूँ। तो आइएगा अब आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। तो कुल मिला के आज देखिएगा टाटा मोटर्स, मैं कल चर्चा मजाक में बोल रहा था यार टाटा मोटर्स में क्या हो गया यार, फंडामेंटल कुछ चेंज नहीं भाई, आज ऑपरेटर ने इसको गिराना था। और वैसे भी देखिएगा क्रूड ऑयल सॉफ्ट होंगे तो ये थोड़ा ठीक होने, लेकिन देखिएगा बाजार ना अभी है ऑपरेटर्स के, मैं ऑपरेटर भी नहीं बोलूँगा, जो एफएनओ के जो ट्रेडर्स हैं उनके हिसाब से जो है बाजार रिएक्ट कर रहा है। ऊपर की भी लेवल्स पे भी देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार बहुत तेजी करेगा, मुझे भी एक रेंज में लग रहा है, और जो बाजार ज़्यादा ऊपर जाएगा तो फिर मुझे वहाँ भी कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ भी सेलिंग आ जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो ट्रेड वाले जो सौदे हैं वो उसके हिसाब का बाजार चल रहा है, जो ट्रेंड में बाजार चल रहा है। तो जो ट्रेंड वाले जो ट्रेडर्स हैं, जो बाजार के किस साइड ट्रेड होता है, वो शायद काफ़ी अच्छा जो है कर रहे हैं, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई, बजाज फिंसर, आज देखिए शॉर्ट कवरिंग भी थी, क्योंकि जो इंट्राडे में जिन्होंने शॉर्ट मारा सब ने इंट्राडे, तो भाई साहब चलो आज इंट्राडे में फिर पैसे बनेंगे भाई साहब। सब इंट्राडे वालों के अंदर पहले दिमाग में मंदी घुसी, फिर उनसे माल बिकवाया, फिर शाम को देखो 3 बजे के बाद क्या शॉर्ट कवरिंग आई है। 3 बजे छोड़ो, 3 बजे के बाद तो कोई भी शेयर उन्होंने मतलब इंट्राडे में बेचा होगा, सब में रिकवरी हो गई, और उनमें ये जिनमें वॉल्यूम होता है। और आज का मन्नापुरम का शेयर 10% से ऊपर गिरा हुआ था, मन्नापुरम फाइनेंस। और रीजन ये क्योंकि जो साउथ के अंदर जो बैंक्स हैं वो भी गोल्ड फाइनेंस के अंदर एक अच्छा काम जो है कर रहे हैं। तो वो जो एक चार्म होता था मन्नापुरम फाइनेंस का, देखिएगा अभी भी मुझे फंडामेंटली जिन वैल्यूएशन पे कंपनी है, मन्नापुरम 123-124 रुपये का भाव है, नॉट बैड। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको खरीदने की सलाह दे रहा हूँ, बट नॉट बैड। और 111-12 के आसपास जो वो शेयर आएगा तो उसमें टेक्निकल सपोर्ट भी बड़ी जबरदस्त है। अगर 111-112 में अगर आप 2018-19 के भी चार्ट निकालेंगे, 2017-18 के भी, तो यहाँ पर भी 2017 के भी अगर आप चार्ट देखें या 18 के भी देखें, तो क्योंकि मैं इस शेयर में पहले ट्रेड कर भी चुका हूँ और वास्तव में रिस्क रिवार्ड के एंगल से भी मन्नापुरम फाइनेंस का जो शेयर है वो शायद 110-112 पे बहुत अच्छी सपोर्ट रखता है। और ऐसा कुछ नहीं हुआ है टेक्निकली कि भाई या फंडामेंटली कि वो कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन देखिएगा बड़े प्लेयर्स को अपना प्रॉफिट बुक करना होता है, वो करते हैं। और हालांकि देखिएगा ग्रोथ पे तो असर पड़ा है, बट मुझे अभी भी लगता है कि वो बिजनेस मॉडल में कोई चैलेंज नहीं है, इतना गोल्ड उनके पास पड़ा हुआ है। और मुझे तो सबसे खास बात क्या है, सोल्वेंसी रिस्क नहीं है। जो पैसा आपने दे रखा उसके सामने आपको गोल्ड पड़ा हुआ, नहीं देगा तो भैया ब्याज देगा, नहीं देगा फिर भी गोल्ड की कीमत कहीं ज़्यादा है अगर वो रिकवरी करने में भी डिफॉल्ट करते हैं। बट मैं एक एजुकेशनल पर्पज से आपको रिस्क रिवार्ड के एंगल से बात कर रहा हूँ, मैं कोई मन्नापुरम फाइनेंस पे आपको बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। बट आज एक शेयर्स में एक मूवमेंट थी ऊपर से नीचे का, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस की।
उसके बाद देखिएगा आज सभी जगह तेजी थी और तेजी होनी भी लाजमी थी। और कल भाई साहब वो SBI ABG शिपयार्ड स्कैम वगैरह सब अरे गायब थे, सब कुछ नहीं। बस कल बाजार के अंदर 2 पॉइंट थे, बाजार में ऑपरेटर समझ रहे भैया खींचो इनके दिमाग में मंदी घुसाओ, फिर ये सब लोग शॉर्ट मारेंगे, फिर सब इनसे कवर कराएंगे। और अभी 2 दिन के लिए हो सकता है कि क्योंकि ऑप्शन में भी सेलिंग हुई होगी, कॉल बेची होगी लोगों ने, तो शायद बाजार को चलाएंगे तो कॉल वाले प्रॉफिट कमा जाएंगे। तो कॉल लोगों के पास है भी नहीं, और अगर नीचे गिराएंगे तो जो जिन लोगों ने मंदी कर रखी है वो, तो मुझे लगता है कि बाजार को ना एक रेंज में घुमाते हुए, मुझे लगता है ऑपरेटर के एंगल से, पता नहीं क्यों लग रहा है, बट मुझे लगता है कि ऑपरेटर बाजार को एक रेंज में ही 200-300 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर फिर नीचे ऊपर नीचे टाइम बिताने की कोशिश करेंगे। मैं 4 बार यही बात आज बोल चुका हूँ आपके साथ। सिप्ला और ONGC को छोड़ के बाकी सब 48 शेयर्स तेजी में थे। कल TCS अकेला तेजी में था, बाकी सब माइनस थे। निफ्टी बैंक 1261, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज 1261 पॉइंट की तेजी होगी। मैं भी कल आपके साथ जो बोल के गया था वो 500 से 500 पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, 500 पॉइंट हो सकता है, ऊपर नीचे से अच्छी रिकवरी करे तो 500 पॉइंट की तेजी हो सकती है। भाई साहब 1261 की तो मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा था इतना तगड़ा पुल बैक होगा। हालांकि जब इसने आज 37,500 तोड़ा तब मुझे थोड़ा डर लगा, मैंने कहा अगर 15-20 मिनट यहाँ पे काम हो गया 37,500 के ऊपर तो आज 37,800 तो पार है। तो जब 37,800 भी पार हुआ फिर मैं समझ गया भैया तो 3 बजे के आसपास का टाइम हो गया है, 2:45 के बाद 37,800 है तो भैया शॉर्ट कवरिंग आएगी। और वो शॉर्ट कवरिंग से आप 201 पॉइंट आप शॉर्ट कवरिंग से लगा लो, तो कुल मिला के 38,000 के आसपास ऑप्शंस हो सकती हैं। तो 38,000 के आसपास घुमाते रहेंगे, 38,100, 200, 300 नीचे बाजार जाएगा 37,800 तो शॉर्ट वाले वो ट्रैप हो जाएंगे, वो ट्रैप हो रखे हैं वो शॉर्ट कवरिंग करके ऊपर खींच देंगे बाजार को। 38,500 पे जाएगा तो वही सब जो पिछले 2 शुक्रवार के प्लेयर्स हैं वो बाजार को नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे। तो उन सब रीजन से मुझे लगता है इसी से 200-300 पॉइंट ऊपर जाते साथ थोड़ी सी सेलिंग आनी चाहिए, नीचे अगर सेलिंग जाएगी तो नीचे से शॉर्ट कवरिंग बाइंग आनी चाहिए। फिर भी देखिएगा बाजार है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी न्यूज़ पर निर्भर करता है। मेरा एक व्यू है और अगर कल कुछ और न्यूज़ आउटकम्स आएंगे तो हो सकता है बदल भी जाए, बट आज जो बेस्ट एनालिसिस जो हो सकता है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी की क्या यार मजबूत कैंडल है, मजबूत कैंडल है ये देखिएगा, इसने हम बना दिया था, अब ये दोबारा से रहा कर रहा है। तो लेकिन मुझे अभी लगता है 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन तो भाई ऊपर नीचे होने दो, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, कर सकता है। फिर न्यूज़ देखेंगे। क्रूड ऑयल के प्राइस पे भाई सब नज़र रखिए, सबसे खास बात बता रहा हूँ। अब जियोपॉलिटिकल के साथ क्रूड ऑयल के प्राइस पे नज़र रखो, क्योंकि अगर जियोपॉलिटिकल थोड़ी सी ईज आउट होती तो क्रूड ऑयल भी ईज आउट हो सकता है। भाई सब नहीं ऊपर है। कल मैं 300 रन की पारी की बात कर रहा था कि भाई साहब विनोद कांबली की 300 रनों की पारी, सचिन तेंदुलकर की 300 रनों की टेस्ट में पारी, 300 रनों की वीरेंद्र सहवाग की पारी। आज भाई साहब कल वो नेगेटिव मार रहे थे, आज पॉजिटिव मार रहे हैं। कल कोस्को की बॉल का गेम था, आज भाई साहब आपकी लेदर की ऑल इंग्लिश की बॉल से खेल रहे हैं, या कि मानती से जब हम खेलते थे। तो ये देखिएगा 337 300 रनों की पारी खेली HDFC बैंक ने, और बाकी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी 200-200 रनों की पारी खेली है पॉजिटिव साइड। और कोटक महिंद्रा जो है वह केवल 200 रनों से, केवल 19 रनों से चूक गया। तो आप भी समझेंगे कितनी तगड़ी, मतलब यानी कि एक दिन में क्या हो गया, कुछ ही नहीं हुआ है, ना कंपनी की बैलेंस शीट हुआ ना कंपनी की अर्निंग हुआ है, बस एक जियो पॉलिटिकल एक न्यूज़ दिखा के गेम बदल दिया। सब तेजी में भाई साहब। RBL बैंक अच्छी तेजी कर रहा है। रिस्क रिवार्ड के एंगल से बोल रहा हूँ, रिस्क रिवार्ड के एंगल से बोल रहा हूँ। अगर RBL बैंक में सर्वाइवल आ गया, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, कोई इसको एक्वायर करने आ गया या प्राइवेट इक्विटी से अच्छे से पैसा इससे मैनेज हो गया, तो शायद एक इसमें जो बेस अभी बना है वहाँ पे शायद एक एक्यूमुलेशन होना चाहिए। और शायद जिस तरीके से जो है बंधन बैंक में एक बेस बना था 250 के आसपास का, शायद ऐसा ही बेस यहाँ पे 130-120 के आसपास शायद RBL में बने हो, फिर वो शायद एक डाउन साइड को प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आए। ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज में आपके साथ बात कर रहा हूँ। FIIs मान नहीं रही 2298 की सेलिंग। भाई साहब आज हमारे DIs कह रहे हैं भैया LIC का IPO लाना, माल खरीदना, तो बहुत नीचे तुमने डाल दिया। कल तुमने 4,000 बेचा था, आज हम 4,000 खरीद लेंगे। कल इन्होंने 2,170 बेचा था, आज इन्होंने करीबन इतना बेच दिया। मैच फिक्सिंग तो नहीं थी कहीं मैच फिक्सिंग तो नहीं थी, एक दिन तुम बेचो हम खरीद लेंगे, अगले दिन तुम बेचो हम खरीद लेंगे, राइट। ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों दिन खरीदा DIs नहीं है।
मैच फिक्सिंग तो तब होती जब रिवर्स होते होते। तो यहाँ पे ध्यान रखो ना, दोनों दिन जितना बेचा उतना ही DIs ने खरीद लिया। तो इन दोनों की सेलिंग, इन दोनों की बाइंग सेम है। और शायद FIIs ने भी, सपने में नहीं सोचा होगा यार ये DI ऐसे करेंगे। इनके सारे इंडेक्स में आज शॉर्ट कवरिंग कराई, आज फ्यूचर में स्टॉक कवरिंग। तो अब FIIs भी क्या करेंगे, थोड़े दिन न्यूट्रल रहेंगे, खेलेंगे, देखेंगे, भापेंगे DII और खरीद रहे हैं DI। देखिए DII तो तब खरीदेगा जब तुम बाजार को नीचे गिराओगे। ऊपर जाएगा तो DII क्यों खरीदेगा, DII ऊपर ले जाके खरीदेगा नहीं। FII बाजार को नीचे गिराने की कोशिश करेगा तो DII उसको रोकने की कोशिश करेगा। इस वजह से भी मुझे लग रहा है ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव या नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव या स्लाइटली नेगेटिव ट्रेड लग रहा है। हाँ जी, पुट कॉल रेशियो, यार पुट कॉल रेशियो में ना इतनी कंफ्यूजिंग पुट कॉल रेशियोज है कि रोज बदल रही हैं क्योंकि सौदा देख के, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल है। 1 पे पुट कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, पुट राइटर भी अब थोड़े से एग्रेसिव हो गए हैं। तो क्योंकि आज कल पुट में प्रीमियम थे तो आज लोगों ने कहा चल यार पैसा तो मिलेगा, एक बार रिस्क लेके देख लेते हैं। तो रिस्क आज वो कारगर होता वो भी नजर आया। तो ये भी आपको न्यूट्रल ही बता रहा है। डाउ जोन्स भैया जी 1.2% की तेजी कर रहा है। तो हो सकता है तेजी, तो देखिए हमने डिस्काउंट कर लिया आज, जितनी ही इसकी तेजी है उतनी तो हम चल ली आज। तो कल इसकी तेजी देख के भी आप ये मत सोच लेना कि भाई इतनी तेजी डाउ जोन्स में होगी तो इतना आज हम फिर करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 17,400 में ओपन इंटरेस्ट कॉल में अनवाइंड हो गया, लेकिन अनवाइंड होने के बाद भी 17,600 में और 17,500 में अभी भी 2 लाख से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं। तो 17,500 17,600 एक हर्डल है। 17,600 के बाद बाजार तेज हो सकता है। 17,600 से ऊपर जो है मुझे पर्सनली लग रहा है बाजार नहीं जाना चाहिए। जाएगा तो उधर सेलिंग आ जाएगी, नीचे भी मैं उम्मीद नहीं कर रहा ज़्यादा। बस इसी के आसपास जहाँ आज बाजार क्लोज हुए इसी से 100-150 पॉइंट के ऊपर नीचे बाजार को क्लोज करने की शायद ऑपरेटर कोशिश करेंगे। 17,000 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त है, तो 17,000 टूटने की संभावना भी कम हो गई है क्योंकि 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं यहाँ पर भी। दूसरा जो है 17,200 पर भी ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ। तो हो सकता है कि बाजार अगर 17,100 17,050 की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ धकेलने की, ऊपर की ओर चढ़ाने की कोशिश होगी। 17,500 17,600 की तरफ जाएगा तो बाजार को नीचे गिरने की कोशिश होगी। और सिमिलर व्यू मेरा निफ्टी बैंक के अंदर भी है। निफ्टी बैंक में देखिएगा ऑप्शन के डेटा बहुत ज़्यादा है नहीं। 38,500 पे आज 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं सब, जिसमें 75,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो पहली हर्डल यही है। यहाँ पर बाजार अगर जाएगा तो कुछ जो जिन लोगों ने कॉल खरीद रखी है प्रॉफिट बुक करेंगे, जिन्होंने तेजी कर रखी है वो थोड़ी प्रॉफिट बुक आएगी। और 38,800 जो हमारा दूसरा लेवल होना चाहिए था, लेकिन 38,800 पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है नहीं। तो उसके बाद जो अगला ओपन इंटरेस्ट है वो 39,000 है। 39,000 मुझे इस एक्सपायरी में 39,000 के आसपास तो तक तो जा सकता है, बट 39,000 के ऊपर एक्सपायरी की उम्मीद कम है। पिछली एक्सपायरी 39,010 पे थी, उससे पहले वाली 39,007 पे थी। तो बहुत सारी ऑप्शन 39,000 के आसपास हैं। एक बार कोशिश जो है बुल जरूर करेंगे, लेकिन क्योंकि 2 दिन है तो ऊपर से जब ऊपर बाजार जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो फिर निचले लेवल पे धकेलने की कोशिश हो सकती है। मुझे बेस्ट के सिनेरियो में 38,000 और 38,500 के बीच में थर्सडे को एक्सपायरी जो है होने की उम्मीद लगती है, जिस कारण से बाजार कल अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो सेलिंग प्रेशर, नीचे की तरफ से जाएंगे तो शॉर्ट कवरिंग, या जो है आप एक बाइंग इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।